उत्तर प्रदेश के जलोन में कुछ कथावाचक प्रवचन कर रहे थे। और जब वे प्रवचन करते थे तो उनके जो साउंड था वो दूर दूर तक जा रहा था। और वहां से जब पाठक बाबा गुजरते थे तो वे सोचते थे कि ये कथावाचक कौन है जो इतने अच्छे प्रवचन करता है। और इसके बाद में वे जाकर पंडाल में पहुंचते हैं और सुबह से शाम तक की जो कथा थी उसे बड़े विस्तार से सुनते हैं। सुनने के बाद घर चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन आता है। फिर दूसरे दिन फिर पाठक बाबा उसी रास्ता से गुजर रहे थे। फिर उनको संगीत की आवाज सुनाई देती है। फिर वो वहां पे आते हैं पंडाल में। फिर कथा को सुनते हैं और कथा सुनने के बाद में फिर घर चल जाते हैं। उनको कथा बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वह रोज वहां पे आने लगे थे। जैसे ही तीसरा दिन होता है तो पाठक बाबा फिर आते हैं और आने के बाद में जो कथावाचक थे उनसे संपर्क करते हैं कि गुरुजी, अगर हमें कभी अपने गांव में अगर कथा करवानी हो तो आप हमें अपना नंबर दे दो, हम हमारे गांव में भी आपकी कथा करवाएंगे। इतनी बात सुनने के बाद में वह जो कथावाचक थे उन्होंने उन्हें नंबर दे दिया और कहा कि आप हमें 2-4 दिन पहले ही कॉल करके पूछ लेना, हमें क्या है टाइम नहीं मिलता। इतना सुनने के बाद वे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको 8-10 दिन पहले ही पता कर दूंगा जब भी कथा करवाना होगा। इतने के बाद में क्या होता है, वो कथावाचकों को चोटी काट दी जाती है, प्रेरित किया जाता है। तो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनसे हम एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तार भी हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू अग्रवाल और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला इटावा का एक गांव है दादर। दादर का रहने वाला पप्पू महाराज पाठक से संपर्क साधता है और कहते हैं कि हमें हमारे गांव में कथा करवानी है। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा कथावाचक हो तो आप उनसे बात कर लीजिए और यहाँ पे बुला लीजिए। तभी जैसे ही पाठक बाबा से ये बात कही गई कथा की, तो पाठक बाबा कहते हैं कि मैंने जो कथावाचक को सुना है वो बहुत ही अच्छी कथा करते हैं, क्यों ना मैं उनसे संपर्क करूं और उनको बुला लूं। इनके बाद में वे महाराज जी को फोन करते हैं और फोन लगाने के बाद में जो मुकुट शास्त्री जी फोन उठाते हैं और कहते हैं कि हमें कथा करवाना है। और जैसे ही कथा की बात आती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं 21 से 27 तारीख तक फ्री हूं, अगर आपको अगर ये समय जम रहा हो तो हम वहां पे आ जाते हैं। सब कुछ तय हो चुका था। इसके बाद में वे कहते हैं कि ठीक है, आप आ जाइए। इसके बाद में मुकुट शास्त्री जी राम सिंह यादव को तैयार करते हैं। उनके बाद में उनके जो साथी होते हैं श्याम कटरिया, जो कि ढोलक मास्टर थे, जो ढोलक बजाया करते थे। और ऐसा ही बताया जाता है कि जो ढोलक मास्टर थे उन्हें कुछ कम दिखाई देता था। इसके बाद में वे 21 जून 2025 को गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहला दिन था, इस कारण से कथा में इतना अच्छा पंडाल सजाया नहीं गया था, लेकिन जैसी भी व्यवस्था की थी उसी हाल में कथा जो था सुना रहे थे और लोग जो थे कथा का आनंद ले रहे थे। और कथा सुनने के बाद में फिर दूसरे दिन से जो है और भी सजावट वगैरह का शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो पंडित जो कथावाचक यहाँ पे कथा करने आए हैं, क्या ये वाकई ही ब्राह्मण समाज से हैं या कोई और है। ऐसी कानाफूसी पूरे गांव में शुरू हो जाती है। ठीक इसके बाद में जब शाम का समय आता है, तो शाम का जब समय आता है तो कहते हैं कि महाराज जी चलिए, भोजन जो है भोजन आ गया है, भोजन प्रसादी कर लीजिए। और जैसे ही वे वहां पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद में भोजन के समय की ये बात थी कि किसी ने कथावाचक महाराज जी से पूछ लिया कि महाराज जी आप कौन जात के हो। जैसे ही महाराज जी से ये बात कही गई तो महाराज जी थोड़े झकपका जाते हैं कि आखिरकार ये लोग मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। और कहते हैं कि महाराज जी, अगर आप वाकई ही अगर ब्राह्मण समाज से है तो हमें अपना आधार कार्ड दिखाइए। इसके बाद में महाराज जी कहते हैं कि मैंने आधार कार्ड तो अपने घर पे ही भूल आया, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। और लोगों को इसी वजह से और ज्यादा शक होने लगता है। तो इसके बाद में महाराज भी क्या करते, ज्यादा विवाद कौन करे, इसके बाद में वे बता देते हैं कि मैं जो हूँ यादव समाज से हूँ। और ये बात जैसे ही पता लगती है कि जो कथावाचक है वो यादव समाज से है, इसके बाद में गांव वाले बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि ये पूरा ब्राह्मणों का गांव है और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे गद्दी पे बैठने की, आपने पहले नहीं बताया कि आप ब्राह्मण नहीं हो। बस इस तरह की जो बातें थी वो वहां पे हो रही थी। इसी बीच में जो युवा लोग हैं वो वहां से निकल कर आ रहे थे। कुछ 4 लड़के होते हैं
सबसे पहले जिस लड़के की उम्र 21 साल होती है नाम आशीष होता है। एक लड़का जिसकी उम्र 19 साल होती है नाम उत्तम होता है। एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल होती है नाम प्रथम होता है। एक लड़का जिसका नाम मनु होता है उम्र 30 साल होती है। इन 4 लड़कों ने तो ऐसा सोचा कि शायद पूरे गांव की जवाबदारी इनने ही ले ली हो। बस इनने मारपीट शुरू कर दी जाती है और मारपीट के बाद में ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो इनकी जो है चोटी कटवाइए, क्योंकि जो लोग ये भ्रम में आ रहे हैं इसकी सबकी जड़ ये चोटी है। तो सबसे पहले तो उनकी चोटी काट दी गई। चोटी काटने के बाद में ऐसा ही बताया जाता है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से कि जो वहां पर जूता चप्पल पड़े थे उन्हें जूता चप्पल से भी मतलब पैर लगवाए गए। और वहां पे एक जो महिला आती है उस महिला के पैरों पे गिरकर माफी मांगने के लिए कहा। तभी वहां पे वो माफी मांग ही रहे थे कि पीछे से आवाज आती है कि आप ऐसा नहीं, उनके पैरों पे अपनी नाक रगड़िए। बस इतना कहना था। इतने के बाद में वो वहां पे अपनी नाक भी रगड़ देते हैं और कई प्रकार से उनसे माफी मांगते हैं। और धीरे धीरे ये मामला जो था वो हाईलाइट हो जाता है। और जब मामला जब हाईलाइट होता है तो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सारी जगहों पर ये कहानी तैरने लगती है। जैसे ही ये बात जगह जगह पर पहुंचना करती है तो लोग यादव समुदाय के थे, उन्होंने भी इस बात पर बहुत ज्यादा विरोध जताया कि ये सब नहीं होना चाहिए। और ये पूरी घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद,